तो रोटेशन के साथ साथ जो है वो उसमें ऑसिलेशंस भी होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर जो एक्सिस होता है या लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई, अबाउट दैट लाइन बोथ atoms of the molecule vibrate, and it's just like harmonic oscillator. So we have a harmonic oscillator in the atomic molecule. और हार्मोनिक ऑसिलेटर का तुम्हें पता है कि जो उसमें कंडीशन है कि जो फोर्स है वो फोर्स जो है वो माइनस के एक्स के बराबर है ना, उसमें या यूँ कर लें कि इट शुड बी इक्वल टू m टाइम सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, और जो k है वो आपको पता है फोर्स कांस्टेंट है। और इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो आप साइन या कॉस के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज द जनरल सोल्यूशन, एंड वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi nu naught, and where nu naught is equal to the frequency, and it is 1 upon 2 pi under root k upon mu. The potential energy of a harmonic oscillator is half kx square. Since it is a harmonic oscillator, we have potential energy. यहाँ म्यू जो है रिड्यूस मास लिए। हाँ ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये तो जो v है वो पैराबोला की टर्म में होगा, इस तरह से हाफ के एक्स स्क्वायर। एनर्जी टर्म्स या एनर्जी लेवल्स कैलकुलेट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में अगर याद हो तो आपने ये एक इक्वेशन जो है सॉल्व की होगी, 8 pi square mu time mu over h square time e minus half kx square into psi is equal to 0। श्रोडिंगर इक्वेशन है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी उससे एनर्जीज निकलेंगी। एनर्जीज will be h time new oscillation time v plus half, और ये आपको पता है कि v जो है वो उसकी वैल्यूज क्या होती हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन। उसका मतलब ये कि अगर 0 भी होगी तो सबसे लोएस्ट एनर्जी के अंदर भी जो अगर एटम होगा जिसका ग्राउंड स्टेट है तो उसमें भी उसकी कुछ एनर्जी होगी। इसका मतलब ये कि कुछ वाइब्रेशन उसके अंदर मौजूद होंगी। तो ये ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट विल हैव सम एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट। और अगर हम इसको देखें तो इसमें जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है किसकी, एच कांस्टेंट है, न्यू कांस्टेंट है, वी के प्रोपोर्शनल। वी इंक्रीज होगा एनर्जी इंक्रीज होगी, और ये जो इंक्रीज है वो लीनियर है इसमें। तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इसके इक्विडिस्टेंट लेवल होते हैं, इनके दरमियान में डिफरेंस। सर क्वांटम मैकेनिकल जो एनर्जी आती है वो h का ओमेगा n प्लस हाफ नहीं आती सर? हाँ वो वही है, एन की जगह वी आ गई, और जो है वो n नंबर ऑफ स्टेट्स है सर, ये v जो आपने लिखा है। वही है। तो चलें ठीक है सर। अब जो है तुमने वो एक ही नहीं रटो ना, अब तो ये तो जो है वो स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है, कोई सी भी चीज़ हो सकती है उसमें। ये जो है जिस तरह से वहाँ एफ था, यहाँ इसको हम कहते हैं जी, और ये है क्या, टर्म वैल्यू of vibrational motion, vibrational degrees of freedom. And what was the term value? It is equal to energy divided by hc.
अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास, एच कैंसिल हो जाएगा, न्यू ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय सी टाइम v plus half, and this is equal to omega into v plus half. जो ओमेगा है ये क्या है, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, मगर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं कि ये हर्ट्स होगी, ये जो है असल में वेव नंबर की डायमेंशन इसकी है, डायमेंशन इसकी, ठीक है ना, वेव नंबर डायमेंशन इसकी है। तो ये इसका मतलब ये सेंटीमीटर इनवर्स में मेजर होगा ये। अगर आप जो वाइब्रेशन जो है उसकी ट्रांजिशंस देखेंगे तो ट्रांजिशन जो है वो बराबर होगी न्यू इज इक्वल टू ई वी डैश, या यू करेंगे जी वी डैश माइनस जी वी डबल डैश, जैसे उसमें एफ वी डैश एफ जे डैश माइनस एफ डबल डैश था, जैसे ये आ जाएगी, टर्म वैल्यूज का डिफरेंस हो जाएगा। और अगर डेल्टा वी जो है वो डेल्टा वी जो सिलेक्शन रूल होता है इसका, डेल्टा वी का, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो इसमें आप जो है अगर 1 रखना चाहें तो जैसे पहले हमने किया था कि जी टाइम यहाँ हो जाएगा v प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा v, डिफरेंस 1 के बराबर इनका। अगर ये वैल्यूज अगर यहाँ पुट कर दें आप तो यहाँ पर आ जाएगा v प्लस हाफ और यहाँ आ जाएगा v, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा ओमेगा सिर्फ इस जगह पे, ना कि v प्लस हाफ कैंसिल हो जाएगा, v प्लस 1 बचेगा तो 1 बचेगा सिर्फ। तो इसका मतलब ये कि जो ट्रांजिशन है वो आपको एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी देती है ऑसिलेशन की। अगर आप वेव नंबर देख लें या ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी देख लें, बात एक ही, क्योंकि जो ओमेगा है और फ्रीक्वेंसी है उसका रिलेशन क्या है कि ओमेगा इज इक्वल टू न्यू ऑसिलेशन डिवाइड बाय सी। तो इस तरीके से आप जो है वो ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर जो जर्नल आपके पास मॉलिक्यूल होता है, जर्नल मॉलिक्यूल जो है वो प्योर हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होता। उसकी वजह ये है कि उसमें रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जीज की वजह से जो सिस्टम है वो प्योर हार्मोनिक होने के बजाय उसमें जो है एन हार्मोनिसिटी आ जाती है। तो आप उसको कहते हैं कि हमारे पास सिस्टम जो है वो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो अगर उसका आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ जो है वो इस तरह का ग्राफ आएगा उसका, वो एग्जैक्टली प्योर ये इस तरह का आने के बजाय यहाँ से टर्न हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी होती है इसे हम कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, कि अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल की जो है वो एनर्जी इससे ज़्यादा हो जाएगी, मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, डिफरेंट एटम्स के अंदर ब्रेक हो जाएगा। और ये जो पोटेंशियल है ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले जिस शख्स ने निकाला था उसका नाम है मोर्स, और उसने एक मोर्स पोटेंशियल जो है वो दिया था, जिसका एक्सप्रेशन जो है वो है यू आर कर लें या वी आर कर लें इज इक्वल टू डी ई, डी जो है वो डिसोसिएशन एनर्जी है, टाइम 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टाइम आर माइनस आर ई होल स्क्वायर, ये कहलाता है आपके पास मोर्स पोटेंशियल जो है ना, ये एक्सप्रेशन जो है। इसमें डी जो है ये भी जो है वो डी जो है वो आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी है। ठीक है, अगर आप जो है वो इसकी एनर्जी को देखें तो एनर्जी का एक्सप्रेशन जो था वो क्या था, जी टाइम वी क्या था, ओमेगा टाइम वी प्लस हाफ। मगर अब चूंकि इट इज नो मोर लीनियर की वजह क्या है कि यहाँ पर एक किंक सा आके फिर स्ट्रेट लाइन सी हो जाती है वरना यहाँ, तो ये जो है इसमें हमें कुछ करेक्शन टर्म्स डालना पड़ेंगी
और वो है ओमेगा ई एक्स सी, ये करेक्शन टर्म है, ये वी वेव नंबर है, और इससे आ जाएगा वी प्लस हाफ होल स्क्वायर। और फिर उसके बाद एक और आएगा ओमेगा ई वाई टाइम वी प्लस हाफ होल स्क्वायर, होल क्यूब हो जाएगा, प्लस सो ऑन, जितने भी आप डालना चाहें। यूजुअली यही काफ़ी होता है या ये दो काफ़ी होते हैं। तो अगर टोटल एग्जैक्ट निकालनी हो, ओमेगा पता होना चाहिए, ओमेगा ई पता, एक्स पता होना चाहिए, ओमेगा ई वाई पता होना चाहिए। ओमेगा ई वाई पूरी एक टर्म है ये ना, ये यहाँ पर ओमेगा ई लिखते हैं। ई का मतलब है इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, तो ये आपके पास टर्म वैल्यू बनेगी। इसी तरीके से जो आपने पिछला देखा था वो रोटेशन में वो रिजिड रोटेटर था, तो रिजिड रोटेटर तो नहीं होते हैं, जो वाइब्रेशन की वजह से जो है उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है, तो हमारे पास नॉन रिजिड रोटेटर्स होते हैं। वो नॉन रिजिड रोटेटर्स के अंदर भी यह करेक्शन टर्म्स आएंगी, वहां पर हम लिखते थे एफ जे जो है यहाँ पर आपके पास होगा बी टाइम जे इंटू जे प्लस वन और माइनस डी टाइम जे स्क्वायर जे प्लस वन होल स्क्वायर। ये जो है ये करेक्शन टर्म है। और डी जो है, डी भी आपका एक और कांस्टेंट है, ये भी जो है रोटेशनल कांस्टेंट ही कहलाता है बी की तरह, रोटेशनल कांस्टेंट। और डी जो है इसको हम रिलेट कर सकते हैं बी से और ओमेगा से। तो अगर बी और ओमेगा पता हो तो हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो ना प्योर जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ना प्योर जो है वो रिजिड रोटेटर है, बल्कि हमारे पास जो सिस्टम है वो वाइब्रेटिंग रोटेटर है। तो अगर वाइब्रेटिंग रोटेटर हो, हमारे पास क्या है, वाइब्रेटिंग रोटेटर, तो वाइब्रेटिंग रोटेटर के अंदर जो है वो बी भी चेंज हो जाएगा। तो बी हमने प्योर लिखा हुआ था, तो बी जो बी जो लिखा हुआ था, बी अगर याद हो पीछे, तो वो था 8 पाई स्क्वायर सी टाइम म्यू टाइम आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम नहीं है बल्कि वाइब्रेटिंग रोटेटर है, तो ये एक्सप्रेशन यही रहेगा, सिर्फ फर्क एक चीज का आएगा कि सी जिसमें म्यू आर है वो चेंज होगा, आर एक नहीं रहेगा। आर के चेंज होने का मतलब है कि हमें 1/r² तो चाहिए, मगर उसकी एवरेज वैल्यू चाहिए। ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ 1/r², एवरेज वैल्यू ऑफ 1/r²। हमें तमाम r² की पोजीशंस को देखना पड़ेगा, उनके एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो यहाँ पर पुट करेंगे तो वो बी से डिफरेंट आएगा, वो बीवी होगा। और बीवी को आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं बीई से, बीई माइनस अल्फा ई टाइम बी प्लस हाफ, ये रिलेशन है इक्विलिब्रियम बी में और वाइब्रेटिंग बी के अंदर। इसी तरीके से आप जो दूसरा रोटेशनल कांस्टेंट है डी, उसको भी आप इक्विलिब्रियम स्टेट से कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें आएगा बीटा ई टाइम बी प्लस हाफ। ये दो तरीके हैं जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो एफ है वो, उसमें बी टाइम जे जे प्लस वन था, अब एक और टर्म इंट्रोड्यूस हो गई है। तो अगर आप कहते हैं कि टर्म वैल्यू ऑफ वाइब्रेटिंग रोटेटर की टर्म वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो उसमें आपको दोनों चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, वाइब्रेशन टर्म को भी और रोटेशनल टर्म को भी, मगर रोटेशनल टर्म इसमें वाइब्रेटिंग वाली आएगी। इसमें इसका जो एक्सप्रेशन तुम्हें पता है कि क्या था, वो था ओमेगा ई बी प्लस हाफ टाइम ओमेगा ई एक्स ई टाइम वी प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस प्लस बी सबस्क्रिप्ट v टाइम j इंटू जे प्लस वन माइनस d सबस्क्रिप्ट v टाइम जे स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, इसके अंदर भी आप जो है वो और भी टर्म्स हो सकती हैं, जैसे पिछले यहाँ पर और टर्म्स हो सकती हैं। तो फाइनली आप इसको ये जो टी है उसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको लिखते हैं न्यू नॉट प्लस
जो मतलब ये आपके पास जो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं हम, ट्रांजिशन की बात है ना। ट्रांजिशन अगर हो तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस बी सबस्क्रिप्ट वी डैश जे डैश प्लस 1 माइनस बी डबल डैश वी टाइम जे डबल डैश टाइम जे डबल डैश प्लस 1। ये हमने कर लिया उस वक्त जब आपका डी वी जो है वो नेग्लिजिबल हो, तो ये आपके पास टर्म बनेगी जिसमें ये जो चीज़ है ये इससे रिलेटेड होगी, क्योंकि ये हमने नहीं लिखी ना, यहाँ पर हमने न्यू नॉट लिख दिया। तो न्यू नॉट जो है दैट वुड बी इक्वल टू जी ऑफ वी डैश माइनस जी ऑफ वी डबल डैश। ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट कर रही है न्यू नॉट, और ये जो बाकी टर्म जो है वो रोटेशनल टर्म को कर रही है रिप्रेजेंट। तो जो न्यू नॉट है उसे हम कहते हैं बैंड ओरिजिन, और इसके एक तरफ लाइन की नेचर दूसरी होती है, इसके दूसरी तरफ लाइन की नेचर दूसरी होती है। वी विल सी दिस इन नेक्स्ट क्लास आइदर फ्राइडे और सैटरडे। ये अल्फा ई क्या है?